सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ये इजी क्वेश्चंस की सीरीज़ का समझ लो आखिरी वीडियो है। इसमें मैं कुछ इजी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। उसके बाद अगली वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे मूव करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को लिंक लिस्ट पढ़ाऊंगा। तो इसमें 6-7 इजी क्वेश्चंस है जिससे बेसिक्स थोड़े और आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। तो उनको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गोल प्रेशर इंटरप्रिटेशन, क्वेश्चन नंबर 1678। जाओ क्विकली ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है, फिर फटाक से हम इसका कोड करते हैं। ठीक है। सो आपने जैसा कि क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन में ये हमें स्ट्रिंग मैपिंग का बेसिकली ये क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि जहाँ जी आए उसको हमें एक नई स्ट्रिंग बनानी है, एक नई स्ट्रिंग आउटपुट करनी है। जी जहाँ पे हो वहाँ जी कर देना है। जहाँ पे ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट साथ में हो इसका मतलब ओ है, और अगर उन दोनों ब्रैकेट के बीच में ए एल लगा हो तो उसका मतलब ए एल है। जैसे जी ओपन क्लोज मतलब ओ और ए एल का मतलब ए एल, तो हमें गोल आउटपुट कर देना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना हमें, सिंपल है। आंसर नाम से एक स्ट्रिंग बना लेंगे जिसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे। एक लेंथ ले लेंगे हम स्ट्रिंग की, कितनी है कि हमें उसके ऊपर इटरेट करना है। और उसके बाद यहाँ पे हम फॉर लूप नहीं लगाएंगे। वाइल आई इज़ ग्रेटर देन वाइल आई इज़ लेस देन के, एक आई इटरेटर ले लेंगे, आई इज इक्वल्स टू 0 सेव कर लेंगे। चूँकि हमें यहाँ पर फॉर लूप हम इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि हमें हमेशा एक एक स्ट्रिंग नहीं देखनी है, हमें बीच में कंडीशन चेक करनी है। जैसे कि हमें ओपन ब्रैकेट मिला तो फिर चेक करना है कि ओपन ब्रैकेट के बाद क्लोज ब्रैकेट है या ओपन ब्रैकेट के बाद ए है, बस यही कंडीशन चेक करनी है। और हमें मैनुअली ऑपरेट करना है। अगर ओपन ब्रैकेट मिला तो फिर यहाँ पर ओ हमें आंसर में अपेंड कर देना है और फिर आई को 2 बढ़ा देना है। अगर ओपन ब्रैकेट के बाद ए मिला तो आई को फिर 1 2 3 बढ़ा देना है, क्योंकि ए एल और क्लोज ब्रैकेट के बाद जो अगला स्ट्रिंग का कैरेक्टर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि अगला आंसर हम क्या ऐड कर रहे हैं। इसीलिए हम मैनुअल आई को बढ़ा रहे हैं, इसलिए वाइल का यूज करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही इफ़ क्या नाम है हमारे स्ट्रिंग का, कमांड नाम है, तो लेन ऑफ यहाँ पे कमांड डालना भूल गया मैं, COMMAND। इफ़ कमांड आई इज इक्वल्स टू अगर बड़ा वाला जी है, अगर ऐसा है तो अपने आंसर में बड़ा वाला जी डाल दो। और एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये जो नया कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं हम इसमें, कंटिन्यू वर्ड का। कंटिन्यू वर्ड क्या करता है कि अगर हमने इतनी कमांड एग्जीक्यूट की उसके बाद कंटिन्यू लगा दिया तो फिर इसे फ़र्क नहीं पड़ता आगे हमने क्या लिखा हुआ है, ये सबको स्किप मारेगा और लूप को दोबारा चालू करेगा। तो इसलिए हम इसमें कंटिन्यू यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर हमें जी मिल गया तो उसके बाद हमें और कोई कंडीशन चेक नहीं करनी। जहाँ भी जी आए उसके बाद हमें आंसर में जी डाल देना है, और फिर आई को 1 बढ़ा दे रहे हैं क्योंकि जी एक ही कैरेक्टर है। उसके बाद हम इसी तरीके से अगली कंडीशन चेक कर लेंगे। कोई एल्स वेल्स का यूज़ नहीं करना, सिर्फ इफ़ कमांड आई इज़ इक्वल टू अगर इस बार ओपन ब्रैकेट है एंड एक, अगर ओपन ब्रैकेट है तो एक और कंडीशन कि एंड कमांड आई प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्लोज ब्रैकेट होना चाहिए हमारा। ठीक है। अगर ऐसा है तो आई प्लस इज इक्वल्स टू, आई को बढ़ाने से पहले आंसर में अपनी वैल्यू डाल देते हैं जो कि ओ है, स्मॉल ओ। कैपिटल ओ नहीं डालना है हमें क्योंकि इसमें स्मॉल ओ है आंसर में। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन नहीं, नेक्स्ट कंडीशन से पहले आई को बढ़ा दो, आई प्लस इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पर चूँकि हमें एक क्लोज ओपन ब्रैकेट फिर क्लोज ब्रैकेट मिल गया, तो मान लो यहाँ पर आई की वैल्यू 2 हुई तो 3 हमें चेक ही नहीं करना है, सीधे 4 पे जाना है। तो 2 से 4 पे जाना है मतलब हमें यहाँ पर 2 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ओपन ब्रैकेट बाद क्लोज ब्रैकेट हमने 2 स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को चेक कर लिया है। ठीक है। उसके बाद इफ़ कमांड, तो मैंने आगे की कमांड्स भी लिख दी हैं। अगर हमारे पास एक ओपन ब्रैकेट है और उसके बाद कमांड आई प्लस 1 ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट नहीं है, या 2 ही कंडीशन हो सकती है। अगर हमें ओपन ब्रैकेट मिला
तो या तो अगला क्लोज ब्रैकेट होगा या तो अगला क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, यानी ओपन ब्रैकेट मिला उसके बाद अगला ए एल वाली कंडीशन ही होगी, ए होगा एल होगा उसके बाद क्लोज ब्रैकेट हो या तो क्लोज ब्रैकेट होगा। तो हमें सिर्फ ये चेक करना है कि अगला कहीं क्लोज ब्रैकेट तो नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आंसर में ए एल अपेंड कर दो और आई प्लस इज इक्वल्स टू 4 कर दो। 4 इसलिए बढ़ाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स को इंटरप्रेट कर चुके हैं, 1 2 3 4 कैरेक्टर्स को हम यूज कर चुके हैं, इसलिए +4 कर देंगे। अब आप लोगों को डाउट आएगा कहीं इसमें ये कि कमांड आई कोई ऐसी वैल्यू ना आ जाए जो एग्जिस्ट ही नहीं करती हो, जैसे कि स्ट्रिंग 5 लेंथ की है और आई 6 आ गया, कहीं ऐसा नहीं हो जाएगा क्योंकि आई को हम एक बार 4 बढ़ा रहे हैं 2 बढ़ा रहे हैं। तो फिर समझो इस बात को कि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स दे रखा है कि आपको अगर क्लोज ओपन ब्रैकेट मिला तो अगला ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट होगा ही, या तो अगला ब्रैकेट ए एल क्लोज ब्रैकेट होगा ही। ऐसा नहीं कि वो स्ट्रिंग में कुछ और कैरेक्टर दे सकता है, इन स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स फिक्स है। अगर आपको ओपन ब्रैकेट मिला तो फिक्स है कि क्लोज ब्रैकेट या फिर ए एल क्लोज ब्रैकेट मिलेगा ही, इसलिए यहाँ पर वो इशू नहीं आएगा, क्योंकि जब भी वो आई पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद ये वाइल इसे रोक देगा। तो हम इसे रन करते हैं। ये पहले से चला हुआ था क्योंकि मैंने पहले कोड कर लिया था इसका एक बार। बाकी 1 2 3 4 नए क्वेश्चन हैं जिनका कोड मैंने पहले से नहीं कर रखा है, तो वो भी करेंगे इस वीडियो में। तो ये क्वेश्चन हो चुका है, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका नंबर है क्वेश्चन नंबर 14, लॉन्गेस्ट कॉमन प्रेफिक्स। तो इसमें हमें एक स्ट्रिंग की लिस्ट दी हुई है जिसमें सब में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। प्रेफिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि पहले आने वाला कोई भी चीज़, जैसे फ्लावर में एफ एल पहले आ रहा है, फ्लो में एफ एल पहले आ रहा है, फ्लाइट में एफ एल, तो इसमें सबके स्टार्टिंग के 2 वर्ड सेम हैं, तो यहाँ पर एफ एल प्रेफिक्स हो जाएगा क्योंकि एफ एल प्रेफिक्स से मिलके ये सारे वर्ड्स बने हुए हैं। उसी तरीके से इसमें देखो, इसमें कोई भी प्रेफिक्स है नहीं, एक डी से स्टार्ट हो रहा है, एक आर से, एक सी से। तो इसमें क्या है कि थोड़ा दिमाग लगाना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना, 5-10 मिनट ट्राई करो। इसमें आप ब्रूट फोर्स से भी कर सकते हो, थोड़ा ऑप्टिमाइज तरीके से भी कर सकते हो। तो ट्राई करना कि ऑप्टिमाइज सोल्यूशन ढूंढे इसका, ठीक है। ट्राई करो, फिर हम इसका कोड लिखते हैं। तो अगर आपने ब्रूट फोर्स लगाया है तो आप क्या कर रहे होगे कि जैसे एक स्ट्रिंग को पकड़ा, फिर उसको अगले वाले से कंपेयर किया, जितना कॉमन बचा हुआ है सिर्फ उतने वैल्यू को ले लिया, फिर उसके अगले वाले से कंपेयर किया, ऐसा कुछ करने का आप ट्राई कर रहे होगे। लेकिन ये बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि एक बार आपको एक स्ट्रिंग को दूसरे से कंपेयर करना है, फिर दूसरे के तीसरे से। तो अगर आपको पता होगा, आपने पाइथन थोड़ा भी सीखा होगा, तो आपको पता होगा पाइथन में हम किसी भी चीज़ को सॉर्ट कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग को सॉर्ट कर सकते हो आप, या फिर नंबर्स को सॉर्ट कर सकते हो, सब आस्काई वैल्यू से सॉर्ट हो जाते हैं। तो जैसे फ्लावर, फ्लो एंड फ्लाइट है, अगर इसको आप सॉर्ट करोगे तो जैसे एफ एल जो कॉमन चीज़ है वो तो सब में सेम है, तो इसके हिसाब से सॉर्टिंग होगी ही नहीं। सॉर्टिंग इसके बाद से चालू होगी। तो एक ओ है, दूसरा ओ है, तीसरा आई है, तो आई पहले आता है, या फिर आस्काई नंबर के हिसाब से जो पहले आता है उसको वो पहले और बाद वाले को बाद में डाल देगा। तो इसमें क्या होगा इससे कि जो आपका स्टार्टिंग इंडेक्स होगा उसमें जो और एंडिंग वाला जो स्ट्रिंग हो जाए, जैसे FLIGST है और FLOWER है, तो इसमें देखो स्टार्टिंग में जो FL फ्लावर है और फ्लाइट है, इनमें जो कॉमन होगा इसी का आउटपुट बनेगा। इन दोनों में जो कॉमन होगा इसी का, क्योंकि बाकी तो कम होता जाएगा ना। जैसे FLO तीनों को अगर मान लो कि प्रीफिक्स है, इसमें FLO सही है, लेकिन अगले वाले में फ्लाइट है, यहाँ पर ओ की जगह पर आई आ गया, इसीलिए एक कम हो गया हमारे कॉमन प्रीफिक्स में। तो इस तरीके से सॉर्टिंग करेंगे तो पहले वाला जो होगा वो हमारा पहला वर्ड होगा जिसमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रीफिक्स हो जाएंगे, और आखिरी वाले में सबसे कम, या तो इसका उल्टा, आप जैसे भी समझ लो। तो यही मेन चीज़ बतानी थी इस क्वेश्चन से मुझे आपको। तो जैसे STR है हमारा, STR नहीं, क्या STRS नाम है, STRS इज इक्वल्स टू सॉर्टेड STRS। अब ये एक लाइन लिखने से क्या हुआ कि अब जो STRS में वैल्यू है वो आस्काई वैल्यू के हिसाब से सॉर्ट हो चुकी है। तो ये अब STRS में सॉर्टेड कैरेक्टर्स एग्जिस्ट हैं, तो हमें सबको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम 2 स्ट्रिंग ले लेंगे, जैसे कि एक A ले ली, एक इज इक्वल्स टू STRS 0
एंड एक बी ले ली, बी इज इक्वल्स टू STRS -1। इससे हमें लेंथ भी पता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ए बी क्या है कि एक पहला है और एक आखिरी वाले को रिप्रेजेंट करता है, और चूंकि ये सॉर्टेड है तो फिर बीच वाले जितने आएंगे उनका कोई मतलब ही नहीं है। पहला जो है वो सबसे बड़ा जो सबसे छोटा, अगर वो असेंडिंग सॉर्ट कर रहा है तो पहला सबसे छोटा होगा, आखिरी सबसे बड़ा होगा। अगर डिसेंडिंग सॉर्ट कर रहा है तो पहला सबसे बड़ा होगा, आखिरी सबसे छोटा होगा। तो इन दोनों में से जो भी कॉमन निकलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो बस अब इन दोनों में से कॉमन निकाल दो। इन दोनों में से कॉमन निकालने से मतलब पहले ये भी एक चीज़ कर सकते हैं कि इन दोनों में से जिसकी छोटी लेंथ है उसको पकड़ लें। तो जैसे मान लो हमें k इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ लेन ऑफ ए कामा लेन ऑफ, ये माइक मेरे मुंह पे आ रही इसलिए मैं ऐसे साइड में जा रहा हूँ कभी कभार, लेन ऑफ बी। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो k है तो इन दोनों में से जिसकी छोटी लेंथ होगी उसका साइज रखेगा, क्योंकि हमें तो बस कॉमन ढूंढना है। तो फिर छोटी लेंथ छोटा लूप चलाएंगे हम, बड़ा लूप क्यों चलाएंगे। फॉर आई इन रेंज ऑफ के की रेंज में हम लूप चला लेंगे। और एक आंसर भी तो चाहिए हमें, तो एक आंसर इज इक्वल्स टू नल लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग बना लेंगे, लिस्ट बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम ए बी को कंपेयर करेंगे। इफ़ लगाएंगे, इफ़ ए आई इज इक्वल्स टू बी आई, अगर बराबर है तो किसी का भी वैल्यू आंसर में डाल दो, आंसर प्लस इज इक्वल्स टू ए आई। ये करते जाओ, जहाँ भी पहला बराबर नहीं मिला, पहली वैल्यू जो बराबर नहीं मिली उसके बाद ब्रेक कर दो, क्योंकि हमें तो प्रेफिक्स ढूंढना है ना, ये थोड़ी ढूंढना है कि कितनी वैल्यूज़ दोनों में कॉमन है, कौन कौन से लोकेशन पे। तो जहाँ भी पहला एल्स जब भी बराबर नहीं मिला ब्रेक कर दो। एक भी बराबर नहीं मिला तो ऑलरेडी आंसर में नल कुछ भी स्टोर नहीं है। देखो अगर एक भी बराबर नहीं मिला तो आंसर हमें नल करना है, तो फिर और कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर को हम रिटर्न करा देंगे। जादू। रन टाइम एरर व्हाट, यहाँ पे मैंने ये क्यों लगा दिया। ओके, इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका हमारा। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये कोई क्वेश्चन है सिंगल नंबर, ये मैंने पहले से सॉल्व नहीं कर रखा है। चलो ठीक है, मेरे भी कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं इसी चक्कर में। तो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 136, जाओ खुद से ट्राई करो, फिर आके हम इसका सलूशन देखते हैं। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी क्वेश्चन है। आपने देखा होगा तो कोई एक एरे दिया हुआ है जिसमें हर एक नंबर 2 बार आ रहा है, एक ही नंबर है जो 1 बार आ रहा है बस, तो हमें उसी को ढूंढना है। तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एक डिक्शनरी बनानी है, सबकी फ्रिक्वेंसी स्टोर कर लेनी है, जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 है उसको रिजल्ट आउट करा देना है। तो मैं सीधे इसका कोड लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। तो ये मैंने इसका सिंपल सा कोड लिख दिया, एक डिक्शनरी बना लिया है, फिर सारी वैल्यूज़ को डिक्शनरी में डाल दिया, उसकी फ्रिक्वेंसी अपडेट कर दी है, फिर एक और लूप चला दिया है फॉर एक्स इन नम्स। अगर डी एक्स की वैल्यू 1 है मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, तो एक्स को रिटर्न कर दो, क्योंकि वही चाहिए जिसकी फ्रिक्वेंसी 1 है उसको रिटर्न कर दो। इसमें 4 की फ्रिक्वेंसी 1 है, 4 को रिटर्न कर दिया, रिटर्न -1। ये तो कहा नहीं है कि -1 भी रिटर्न करना है, पर फिर भी सेफ रहने के लिए लगा देते हैं। रन करते हैं इसको। यस, वेरी इजी क्वेश्चन। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ 2 एरेज। तो इस क्वेश्चन को भी जाके ट्राई करो, 349 नंबर है इस क्वेश्चन का। फिर इसका अभी हम कोड देखते हैं। एक सेकंड, हम पहले पढ़ लूँ, ये भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन तो नहीं है, ये भी नया क्वेश्चन है, सॉल्व नहीं कर रखा। हाँ, ये कुछ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, ट्राई करो, फिर इसका हम कोड देखते हैं। तो ये भी क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप यहाँ इंटरसेक्शन पे जाओगे तो लिखा हुआ है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 एरेज इज़ डिफाइंड एज सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन बोथ एरेज। तो हमें उनको ढूंढना है जो दोनों में प्रेजेंट हो और मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं रिटर्न करानी, सिर्फ एक यूनिक वैल्यू रिटर्न करानी है।
जैसे दोनों में कितनी बार भी प्रेजेंट है उससे मतलब नहीं है, अगर दोनों में है तो ये जैसे 9 इसमें 2 बार प्रेजेंट है, इसमें 1 बार प्रेजेंट है, तो एक बार 9 रिटर्न करा दिया, 4 इसमें 1 बार है, 4 इसमें 2 बार है, तो एक बार 4 रिटर्न करा दिया। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल है, ये भी वही डिक्शनरी वाला ही क्वेश्चन है और कुछ करना नहीं है। तो मैं भी इसका भी कोड लिख देता हूँ, फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। मैंने ईजी सा कोड लिख दिया है, पहले इसको रन करके देखते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, रॉन्ग आंसर, 2 आउटपुट नल। लेट मी सी क्या हुआ, क्या ही इशू है इसमें। नल है, यहाँ भी नल है। रिटर्न एस, टू इज नॉट वैलिड वैल्यू फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न टाइप इंटीजर, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। ये लो भाई, लिस्ट चाहिए, लिस्ट ले लो। तो क्वेश्चन समझ गए होगे आप। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों में से हमें कॉमन वैल्यूज ढूंढनी है। तो मैंने एक डिक्शनरी बना ली और उस डिक्शनरी में nums1 पहला जो हमारा पास एरे है उसके सारे वैल्यूज़ की फ्रीक्वेंसी स्टोर कर ली, क्योंकि हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रेजेंट है कि नहीं, कितनी बार है, इससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसके बाद एक लूप और चलाया हमने, फॉर एक्स इन nums2। अगर x डिक्शनरी में है, मतलब डिक्शनरी में है मतलब पहले वाले में ही रहा होगा। आप इसको ये हटा के पूरी लाइन डायरेक्ट ऐसा भी कर सकते थे, इफ़ x इन nums1, अगर nums1 में है तो s डॉट ऐड x। अब s को मैंने सेट क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि सेट यूनिक वैल्यू रखता है हमेशा। जितनी भी कोई भी रिपीटिंग वैल्यू आएगी, 1 के बाद 1 आएगी, वो 1 को गायब कर देगा, सिर्फ एक ही वैल्यू रखेगा। 2 कितनी बार भी डाल लो वो सिर्फ एक ही 2 रखेगा। तो इससे कोई मतलब नहीं कि इसमें वो वैल्यू कितनी बार ऐड हो रही है। तो आप इसे डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, फॉर एक्स इन nums2 इफ़ एक्स इन nums1 एस डॉट ऐड एक्स, और रिटर्न करते समय उस सेट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देते तो वो भी चल जाता। ये थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड है और कुछ नहीं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हैप्पी नंबर। तो एक बार इस क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। डिफाइन इफ नंबर इज हैप्पी, एक नंबर हैप्पी होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने पढ़ा था। अब ये मैंने सॉल्व नहीं किया पर ये भी मैंने पढ़ा था क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई करके आओ, फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो आपने अगर ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को, तो ये भी क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, पर हाँ थोड़ा सा टिपिकल तो है। तो अब हमें एक एल्गोरिथम लिखना है, एक नंबर को n इज़ हैप्पी और नॉट। तो इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि अगर हमारे पास एक नंबर 19 है तो हम 1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 82 आ गया, 8 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 68, 6 का 8 का 100, 1 का 0 का 1। अगर 1 आ गया तो हमें रिटर्न करा देना है कि हैप्पी नंबर है। अब इसमें सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी क्या है कि इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग विद एनी पॉजिटिव। अब 19 से स्टार्ट हो रहा है, एक बार 82 पे चला जा रहा है, फिर 68 पे चला जा रहा है, फिर 100 पे आ गया। ऐसे ही ये कब ख़त्म होगा, कब स्टार्ट होगा, ये हमें पता नहीं चल रहा। तो इसमें ये भी कर रखा है रिपीट अंटिल द नंबर इक्वल्स टू 1 वेयर इट स्टे और लूप्स इंडलेसली इन ए साइकिल। तो हम उस साइकिल में कब रुकना है ये कैसे डिसाइड करेंगे कि पता चला वो बढ़ता ही जा रहा है, फिर छोटा हुआ, फिर बढ़ता चला गया। तो इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक लगानी थी कि अगर मान लो इस लूप में 19 से स्टार्ट किए और 1 पहुंचने से पहले ही कहीं हम फिर 82 पे आ गए, तो फिर 82 से फिर हम मान लो 100 पे गए, फिर 82 पे आ जाएंगे। तो जैसे ही हमें एक ऐसा नंबर मिला जो हमें पहले भी मिल चुका है, तो इसका मतलब कि वो लूप में चला गया। बस यही की पॉइंट था इस क्वेश्चन में, यही समझना था। तो इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो हमें क्या है कि अगर जैसे ही कोई नंबर मिला तो उस लूप को ब्रेक कर देना है। तो इसके लिए हम सबसे अच्छा डेटा सेट यूज कर सकते हैं। एस इज इक्वल्स टू सेट, एक हमने सेट यूज कर लिया, क्योंकि अगर उस सेट में हमें वैल्यू जो पहले से एग्जिस्ट है वो मिल गई 1 मिलने से पहले, इसका मतलब वो लूप में चला गया है और वो हैप्पी नंबर नहीं है, तो फिर फॉल्स रिटर्न करा दो। तो जैसे 2 है, फॉल्स रिटर्न करा दिए कि 2 का स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा, 4 का स्क्वायर करोगे फिर 4 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, 16 मिलेगा, फिर 1 और 6 37, ऐसे ही शायद ये इन्फिनिटली चलता जाएगा। 1 और 7, उसके बाद 49 प्लस 1 50 मिल जाएगा हमें, फिर 55 0 25 मिल जाएगा, फिर 25 5 2 7,
दो दो चार, 29 मिल जाएगा। आई डोंट नो यार, कहाँ लूप मिलेगा हमें इस क्वेश्चन में। एक सेकंड, इसको हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। एक सेकंड। वाइल क्या कोड लिख सकता हूँ मैं इस 2 को चलाने के लिए। एक k इक्वल्स टू 2 ले लिया, ऐसे रैंडम चला के देखता हूँ। वाइल k इज़ नॉट इक्वल्स टू 1, इन्फिनिटली ये प्रिंट भी करेगा। प्रिंट सारे उसके इंटीजर्स को प्रिंट करना है ना, एक एक इंटीजर्स को प्रिंट करना है। तो क्या करना होगा हमें, कुछ तो ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो हम एक ट्रिक यूज करते हैं, b इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ k। एक सेकंड मैं खुद करके देख लेता हूँ, फिर आपको टाइम पास करने का कोई मतलब नहीं है। यही सोल्यूशन हो ही सकता है इसका कि हमें दोबारा वो नंबर कहीं ना कहीं मिल जाए। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो इन्फिनिट है। मतलब डिसाइड ही नहीं कर सकते ना हमें। जैसे 2 से स्टार्ट किए तो 2 से स्टार्ट किए तो 4 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 37 मिलेगा, फिर 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9 58 मिलेगा, 58 मिलेगा। फिर 58 के बाद क्या मिलेगा हमें, 25 प्लस 64 64 5 69 एंड 89 मिल जाएगा। ऐसे ही ये साथ बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। चलो सीधा हम इसका कोड लिखते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम आएगी देख लेंगे हम। अपने जो हमने लॉजिक डिसाइड किया है कि ऐसा हमारा एक सेट होगा, और उसके बाद एक बूल बनाते, c इज इक्वल्स टू TRU ट्रू, टी कैपिटल होगा ट्रू। उसके बाद वाइल ट्रू, जब तक ट्रू है तब तक चलते रहो। अब हम लूप में डिसाइड कर देंगे कि फॉल्स कब करना है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमारे पास एक इंटीजर है, वो 2 नंबर का भी हो सकता है, 3 नंबर का भी हो सकता है। तो मुझे पहले एक एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे हम यहाँ पे कि उस इंटीजर को हम एक स्ट्रिंग बना देंगे। तो s को यूज हम कर चुका हूँ, b का भी यूज, a इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग ऑफ n को मैंने स्ट्रिंग बना ली, एंड एक k में लेंथ ऑफ a स्टोर कर ली, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना होगा कि हर एक वैल्यू का सम निकालना पड़ेगा। तो फॉर i इन रेंज के, टाइम कम्प्लेक्सिटी बढ़ तो रही है पर और कोई आइडिया है नहीं आ रहा है मेरे दिमाग में इस टाइम इसको सॉल्व करने का। और i इन रेंज के एक वैल्यू है जिसमें हमें इसका सम, स्क्वायर का सम, तो a के एक और वैल्यू n यूज कर लेते हैं। n इज इक्वल्स टू इंट ऑफ क्या है, a है ना हमारा, ai, इंट ऑफ ai इसका स्क्वायर एस्ट्रिक एस्ट्रिक्स 2। तो n इसका n प्लस इज इक्वल्स टू, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये पूरा लूप चल जाएगा। उसके बाद इसको इफ़ n हमें क्या मिलेगा, n को बाहर डिफाइन करो, n इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इफ़ n इज़ नॉट, इफ n इन नॉट s, अगर वो सेट में नहीं है, नॉट इन s, अगर वो सेट में नहीं है तो s डॉट ऐड कर दो n को। उसके पहले एक और कंडीशन चेक करो, इफ़ n इज इक्वल्स टू 1 रिटर्न
n। तो यहाँ पे 1 आते ही रिटर्न कर दिया, नॉट इन s डॉट एड n कर दिया। अगर एल्स, अगर वो सेट में है और अगर 1 नहीं है, इसका मतलब कि हमें वो फिर से दोबारा वो इन्फिनाइट लूप चलने लग चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, एल्स में हम b इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे कि इन्फिनिट लूप ना चले, फॉल्स कर देंगे। और रिटर्न से यहाँ पे रिटर्न में तो हमें सिर्फ ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना है ना, तो यहाँ पे एक और वैल्यू बूलियन बना लेते हैं, h इक्वल्स टू FALS फॉल्स। अगर n इक्वल्स टू 1 है तो h बनाए ना, h इक्वल्स टू ट्रू कर लेते हैं और ब्रेक कर लेते हैं। तो मैं आपको समझाता हूँ मैं करना क्या चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, कि मैंने एक सेट बना लिया। अब क्या है कि इसको मैं स्क्वायर करता जाऊँगा, जोड़ता जाऊँगा जब तक मुझे नई वैल्यू मिलती जाएगी। वो बड़ी हो छोटी हो इससे मतलब नहीं है, जब तक नई वैल्यू मिलेगी कोई ना कोई, मैं ये काम करता रहूँगा। जैसे ही कोई हमेशा चेक करूँगा 1 मिला कि नहीं, जैसे ही 1 मिला मैं ट्रू रिटर्न करा दूँगा। लेकिन मैं चेक करता रहूँगा कि कोई नई वैल्यू मिल रही है क्या। जैसे ही मुझे नई वैल्यू पुरानी वैल्यू कोई मिल गई, इसका मतलब कि फिर से वो लूप कंटिन्यू रहेगा, उस पुरानी वैल्यू से चालू करेगा, वहीं आ जाएगा फिर से। तो इसका मतलब कि ये फॉल्स है, ये कभी 1 तक पहुँचेगा ही नहीं और इन्फिनिटली उस लूप में चलता रहेगा। तो यही एक तरीका है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता कि कोई एक नंबर है जो इन्फिनिटली बढ़ता जाता है, तो फिर डिसाइड करने का कोई तरीका ही नहीं है, या इन्फिनिटली घटता जाता है तो भी डिसाइड करने का कोई तरीका नहीं है। तो मुझे यही एक तरीका नज़र आ रहा है, रन करा के चेक करते हैं। एक सेकेंड, ये सिंटेक्स एरर है आई थिंक। ये एस हमारा स्मॉल है यार, इसको कैपिटल करो क्योंकि हमने यहाँ पे कैपिटल यूज किया है। छोटी छोटी एरर आ जा रही है। रिटर्न भी नहीं कराया हमने, शिट यार, रिटर्न भी तो कराना होगा। रिटर्न h को करा दे रहे हैं। अब क्या आ रहा है, s डॉट एड n, यहाँ पे भी s स्मॉल है, इसको कैपिटल करो। तो सही हो गया। तो मेरा एजम्पशन सही था कि यही एक तरीका है कि अगर हमें वो नंबर दोबारा मिल गया मतलब लूप है, अगर वो नंबर दोबारा नहीं मिला 1 मिल गया मतलब ट्रू है। अगर 1 मिल गया तो ब्रेक कर दो, h को ट्रू कर दो, h को रिटर्न करा दो। और अगर ऐसे नॉट इन एस अगर नहीं है तो उसमें ऐड कर दो। अगर एल्स मतलब अगर वो उसमें पहले से है, मतलब लूप आ गया, b की वैल्यू फॉल्स कर दो और h की वैल्यू तो पहले से फॉल्स है क्योंकि बीच में कहीं ट्रू हुई नहीं, क्योंकि ट्रू होता तो ब्रेक हो जाता। तो h को रिटर्न करा दिया, h को हमने फॉल्स से इनिशियलाइज़ कर रखा है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का सलूशन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। ये इस सेट वाली चीज़ से सोचनी थी आपको कि एक सेट का यूज करना है। मज़ा आया हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन कर लूँ, हेलो, हाँ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 205। इजी क्वेश्चन लग रहा है देखने में, तो फटाक से जाओ ट्राई करो, फिर हम इसका कोड लिखते हैं। मैं ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अगर आपको समझ ना आया हो तो फिर एक बार और ट्राई कर लीजिएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में 2 स्ट्रिंग दे रखी है, EGGADD। तो अब ये कह रहा है कि हम टू स्ट्रिंग S कैन बी रिप्लेस टू गेट T। तो इसका मतलब ये है कि हमें मैपिंग करनी है। अगर E को हम A से मैप कर देते हैं और G को D से, तो जहाँ भी हो वहाँ हम A कर देंगे, G को D कर देंगे, तो हमें वो सेम ही स्ट्रिंग मिल गई। दूसरे क्वेश्चन में देखो F11। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम यह है कि F को मान लो हमने B से मैप कर दिया, तो जहाँ F है उसके जगह B तो आ गया। उसके बाद अगर 1 को 2 से मैप करते हैं तो B22 आ जाएगा। 1 को 3 से मैप करते हैं तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, B33 आ जाएगा। तो इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 2 बार आ रहा है, और इसमें एक एलिमेंट 2 बार आ रहा है, तो फिर मैपिंग नहीं कर सकते। तो यही क्वेश्चन है कि मैपिंग करके हम दूसरी स्ट्रिंग पा सकते हैं कि नहीं। तो आप ट्राई कर लो, फिर इसका सोल्यूशन लिखते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन है, हिंट डिक्शनरी का यूज करना है। तो चलो इसका सोल्यूशन लिखते हैं। हमारा आइडिया क्या है तो हमारा आइडिया ये है कि हम एक डिक्शनरी का यूज करेंगे जिसमें से
पहले स्ट्रिंग की सारी वैल्यूज़ की फ्रिक्वेंसी काउंट कर लेंगे और दूसरे स्ट्रिंग की भी सारी वैल्यूज़ की फ्रिक्वेंसी काउंट कर लेंगे, और फिर उसके बाद इन फ्रिक्वेंसियों को दो अलग अलग एरे में स्टोर कर लेंगे, दोनों को सॉर्ट कर लेंगे और फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे। अगर दोनों इक्वल है तो ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है तो फिर ख़त्म कहानी, वहीं पे मामला साफ़ हो जाएगा। तो एक डिक्शनरी हमारी D1 होगी जिसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है, एक डिक्शनरी D2 होगी जिसके अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है। फटाफट दोनों स्ट्रिंग के लिए फॉर x इन D1 नहीं, क्या है S और T है, फॉर x इन S D1 है ना, D1 S इज इक्वल्स टू D1 डॉट गेट x कामा 0। सिंटेक्स एरर बड़ा करता हूँ मैं, यहाँ पे x आएगा, D1 x इज इक्वल्स टू D1 डॉट गेट x कामा 0 प्लस 1। पूरी को कॉपी करो, D1 के जगह हर जगह D2 कर दो, D2x इज इक्वल्स टू D2 डॉट गेट, ये हो गया, कोई एरर x कामा 0 D1 D2 ठीक है, कोई एरर नहीं है। अब दो लिस्ट बनानी है तो A1 इज इक्वल्स टू नल, एक लिस्ट A1 हो गई, दूसरी लिस्ट A2 हो गई। दो लूप और चलाना है, फॉर y इन, अब D1 में लूप चलाएंगे, फॉर y इन D1 A1 डॉट अपेंड, क्या स्टोर करेंगे, y स्टोर करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर y इन D1, अभी तक क्या हम इसको सेट में यूज कर रहे थे, लिस्ट में यूज कर रहे थे, तो वो उसकी वैल्यू दे रहा था। लेकिन डिक्शनरी में जब ये यूज करते हैं तो फिर ये कीज़ देगा, उनकी फ्रिक्वेंसी नहीं देगा। और हमें चाहिए क्या, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी चाहिए, क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 बार आ रहा है तो इसमें भी कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो 2 बार आना चाहिए, तो हमें फ्रिक्वेंसी को मैच करना है। तो हमें यहाँ पर फ्रिक्वेंसी लेने के लिए ये D1 y कर सकते हैं कि उसी y की हम फ्रिक्वेंसी ले रहे हैं, A1 में अपेंड कर दे रहे हैं, ठीक है। और फिर इस पूरे कोड को हमने कॉपी किया, यही D2 के लिए कर दिया, फॉर y इन D2 A1 नहीं A2 डॉट अपेंड D2y, ठीक है। आई थिंक अब तक सब कुछ सही है। सिंपल हमें रिटर्न करा देना है, ट्रू फॉल्स रिटर्न कराना है ना, रिटर्न A1 इज इक्वल्स टू A2। ये ऑलरेडी चेक कर लेगा, नहीं, एक चीज़ गड़बड़ है, हाँ इसी में कर दे रहा हूँ मैं, क्योंकि वो इंडेक्स वाइज मैच करेगा ना, तो हमें सॉर्ट करना पड़ेगा। रिटर्न सॉर्टेड A1 इज इक्वल्स टू सॉर्टेड A2। अब सही है, क्योंकि सॉर्ट नहीं करेंगे तो शायद हमेशा फॉल्स देगा, क्योंकि वो इंडेक्स वाइज मैच करेगा कि दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं कि नहीं। और डिक्शनरी कभी भी इंडेक्स वाइज काम नहीं करता, वो रैंडम वैल्यूज स्टोर करता है। int object is not iterable, what is the problem? A2 लाले A2, सो चल जा, foo bar true false, आउटपुट ट्रू, एक्सपेक्टेड फॉल्स। ट्रू कैसे आ सकता है, इसमें तो फू 2 बार है, इसमें बार हर एक वैल्यू एक बार है, तो ट्रू आना ही नहीं चाहिए था। फिर इसमें कुछ तो इशू है हमारे कोड में। अरे यार क्या प्रॉब्लम है, कल्प्रिट एस और टी है ना, एस टी, और कोई तो इशू नहीं है। वाई D1 वाई D2 A2 A1 D1 A2 D2 A1 A2।
सो इसको सबमिट कर देते हैं। रॉन्ग आंसर, फिर से रॉन्ग आंसर। 3 बार बी है, 3 बार ए है, 4 बार बी है, 3 बार ए है और 4 बार ए भी है। और नीचे वाले में 1 2 3 4 बार ए है और 4 बार बी है। ट्रू आना चाहिए था लेकिन फॉल्स क्यों आ रहा है? पूरा लॉजिक ही गलत हो गया, क्योंकि जहाँ पर बी है उसके जगह पर ए रिप्लेस होगा, तो ये बी बन जाएगा, ये ए बन जाएगा, ये भी ए बन जाएगा। मतलब हमें उसका ऑर्डर भी देखना है कि वो वहीं पे होना चाहिए। शिट, हमें कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा, अब ये काम नहीं करेगा इस क्वेश्चन में। तो हमने इस क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि हमें एग को ऐड से मैपिंग करनी है, तो ई हमेशा इसके पहले कैरेक्टर से ही मैप होगा। मैं इसको एज ए रैंडम समझ रहा था कि ई को हम किसी और कैरेक्टर से मैप कर दें, फिर ए किसी और से मैप हो जाएगा, लेकिन तो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं इसको कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स समझ रहा था, पर आप ये देखो ना कि अगर ई ए से मैप नहीं होगा तो फिर किसी से मैप नहीं होगा। मतलब ई के जगह पर ए आना ही पड़ेगा, तभी ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल होगी। मतलब कि इसके पहले कैरेक्टर को हमें इसके पहले कैरेक्टर से ही मैप करना है, जी डी से ही मैप होगा। तो हमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, बस इसको 1 to 1 मैप कर देना था। इतना ज़्यादा ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सिर्फ एक को दूसरे से मैप करना था। अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम मिल जा रही है हमें, तो फिर उसको हटा देना था। लाइक मैं समझा देता हूँ कैसे। जैसे कि मैंने 2 डिक्शनरी अभी भी D1 D2 रहने दी। अभी क्या करूँगा मैं कि ई को ए से मैप कर दूँगा, और अगर दोबारा मुझे कहीं ई मिला और उसके जगह पर यहाँ पर ए नहीं है तो मैं फॉल्स रिटर्न करा दूँगा, क्योंकि ई को ए से ई हमेशा ए होना ही पड़ेगा, तभी जो है एग ऐड बन सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और जी को मैं डी से मैप कर दूंगा, और अगली बार जब भी मुझे जी मिला, जी के जगह पर मुझे डी मिलना ही पड़ेगा। अगर डी नहीं मिला तो इसका मतलब मैं फॉल्स रिटर्न करा दूंगा। तो वैसे एफ को मैं बी से मैप कर दूंगा, फिर 1 को मैं 2 से मैप कर दूंगा। तो जब भी मुझे अगली बार 1 मिला तो 1 के मैपिंग में मुझे 2 मिलना चाहिए, लेकिन अब अभी 3 है तो मैं फॉल्स रिटर्न करा दूंगा। तो यही करूँगा मैं। तो मैंने ये 2 डिक्शनरीज बना ली हैं, और इन दोनों की लेंथ में मैं इसको किसी की भी लेंथ के रेंज में रन करता हूँ। फॉर के इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस ले लेता हूँ किसी की भी, फॉर आई इन रेंज के। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं मैप करूँगा। 2 कैरेक्टर लेता हूँ मैं, ए इज इक्वल्स टू एस आई एंड बी इज इक्वल्स टू टी आई। इफ या ए in D1 then if A in D1, अगर A डिक्शनरी 1 में प्रेजेंट है तो डिक्शनरी 2 में जहाँ भी A प्रेजेंट होगा उसकी वैल्यू B होगी। तो D2A इज इक्वल्स टू B। एक सेकंड, इफ़ के अंदर ये भी इफ़ D2A इफ A इन D1, एक सेकंड, इफ D1A मस्ट बी इक्वल टू बी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ए को मैंने बी के साथ मैप कर दिया, इसके पहले को मैंने इसके पहले के साथ मैप कर दिया। तो ये हो गया, ऐसा है।
अगर ऐसा है D1 B के इक्वल है तो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं है, इफ़ A इन D1, नहीं, ये इस वाले इफ में, एल्स अगर ऐसा नहीं है, D1 B के इक्वल नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि जहाँ भी होगा हमें हमेशा B होना ही पड़ेगा। और अगर प्रेजेंट ही नहीं है, A D1 में नहीं है, तो हम उसको पुश कर देंगे। D1 A इज इक्वल्स टू B, D1 A में B की वैल्यू, और सेम कोड हम B के लिए लिखेंगे। फॉर B in D2, if D2 B is equals to A, else return false, else D2 B is equal to A। तो अभी मैं कर क्या रहा हूँ कि एक डिक्शनरी में E की फ्रीक्वेंसी की जगह पर मैं A स्टोर कर दे रहा हूँ, G की फ्रीक्वेंसी की जगह पर मैं D स्टोर कर दे रहा हूँ। तो जब भी E मिलेगा हमें, तो E में दूसरे वाले में हमें A मिलना पड़ेगा D2 में। जैसे कि DA इक्वल्स टू B, यानी A की वैल्यू अगर E है तो D1 में E की जगह पर हमें यहाँ B मिलेगा, इसका पहला B। ये तो ठीक है, यही होगा ना? आई थिंक सो यही होगा। उसके बाद अगर फॉल्स कहीं रिटर्न नहीं हुआ तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। एक बार फिर से लॉजिक रिवाइंड करता हूँ, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इफ़ D1 A इज इक्वल्स टू B, ये करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं कॉम्प्लेक्स क्यों कर रहा हूँ? यहाँ नॉट लगाओ ना। इफ़ D1 अगर नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न करा दो, सीधी सी बात है। रिटर्न कैपिटल T। ये कुछ ज़्यादा ही लंबा चला गया ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा था तो चल गया। तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से कि मैं क्वेश्चन में कर क्या रहा हूँ। जैसे कि तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक डिक्शनरी बनाया, S के लिए D1, T के लिए D2। अब E में D1 में E की वैल्यू हमारी A है, तो अगली बार जब भी हमें E मिलेगी तो उस लोकेशन पे, जैसे I की वैल्यू मान लो 0 1 2 के लिए हमें G की जगह पे यहाँ पर E होता, तो यहाँ पर भी A होना पड़ता। तो जहाँ भी I की वैल्यू सेम होगी A B, तो वहाँ पर हमें DA में वो B ही मिलना पड़ेगा, ये B के इक्वल ही होना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि तभी वो मैपिंग हो पाएगी। सेम कंडीशन B के लिए भी चला दी है कि जहाँ भी B में ये A मिला वहाँ पर इसमें E ही होना पड़ेगा उसके, जैसे D मिला D की जगह पे G ही होना पड़ेगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट था, इस तरीके की मैपिंग हमने करी नहीं थी अभी तक इसमें, अभी तक में। ठीक है, तो मैं भी अभी C++ से पाइथन पे शिफ्ट किया हूँ, तो कुछ सिंटेक्स में प्रॉब्लम आ जा रही है समझ। तो ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन का। हमारा आखिरी क्वेश्चन 448, फाइंड ऑल द डिसअपीयर्ड इन एन एरे। तो इसमें क्या है कि एक एरे दे रखा है 1 से n तक, जिसमें एक नम्स लिस्ट दे रखी होगी, गिवन एन एरे वेयर नम साइज i इन रेंज ऑफ 1 से n। तो ये फिक्स है कि जो
इसके अंदर इंटीजर्स होंगे वो n से n तक होंगे, सारी यूनिक होंगे। मतलब जैसे इसकी लेंथ जितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसके अंदर 1 से 8 तक सारी वैल्यूज़ होंगी। लेकिन क्या है कि इसमें कुछ वैल्यूज़ रिपीटेड है और कुछ मिसिंग है, तो हमें मिसिंग फाइंड करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जाओ ट्राई करो। फिर हम इसका कोड लिख देते हैं। इसका कोड लिखते हैं, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक सबसे ईजी तरीका जो ये है कि हम एक आंसर इज इक्वल्स टू लिस्ट बना लें, और फिर उसके बाद एक L इज इक्वल्स टू लेन ऑफ नम्स, इसमें उसकी लेंथ स्टोर करा लें, और उसके बाद फॉर आई इन रेंज ऑफ 1 से लेके L+1 तक चला दो। वेट ए सेकेंड, हाँ 1 से लेके मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? फॉर आई इन रेंज ऑफ L नॉर्मली करते हैं। फिर उसके बाद इफ़, सबसे इजी तरीका यही है कि आई 0 से स्टार्ट होगा लेकिन हमें 1 से देखना है, तो इफ़ i+1 नॉट इन नम्स, अगर नम्स में नहीं है तो फिर उसको आंसर में अपेंड कर दो। आंसर डॉट अपेंड i+1, तो ये सारी वैल्यूज़ के लिए टेस्ट कर लेगा। जो भी नम्स में नहीं है आंसर में अपेंड कर देगा। रिटर्न कर दो आंसर को, रिटर्न आंसर। आई थिंक सही से चलना चाहिए। दूसरा एक तरीका ये है कि इस पूरा नम्स में हम चेक कर रहे हैं, इसकी जगह पर हम इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि हम एक लिस्ट बना सकते हैं, जैसे कि एक डायरेक्ट डिक्शनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या नम्स को। आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ दिस। चलो डिक्शनरी बना ली हमने एक, और उसके बाद फॉर एक्स इन नम्स dx, बेसिकली डिक्शनरी में हमने सारी वैल्यू स्टोर कर ली। ठीक है, डिक्शनरी में हमने सारी वैल्यूज़ स्टोर कर ली, और फिर उसके बाद इसको हमने नम्स में चेक करने की बजाय हमने डिक्शनरी में चेक कर लिया। सिंपल क्वेश्चन है। अभी वैसे ही चलना चाहिए। डिक्शनरी डी रन करा दो, अब भी सही है। तो कैसे भी कर सकते हो आप, इजी सा क्वेश्चन था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपिक वाइज स्टार्ट करूँगा क्वेश्चंस करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लिंक लिस्ट करेंगे। तो लिंक लिस्ट एक अच्छा टॉपिक है जिस पे कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 5 लिंक लिस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, और शेयर कर दो जो भी लोग पाइथन में अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, कि पाइथन में उन्होंने लीड कोड पे 400 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं। हालांकि मैं इतने नहीं कराऊंगा, पर हाँ मैं 200 क्वेश्चंस 200-300 क्वेश्चन ज़रूर कराऊंगा पाइथन में। अगले 5-6 महीने के अंदर मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा। तो चैनल को फॉलो करिए, आप लोगों का मैं अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करा दूंगा। पाइथन में लीड कोड के ऊपर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा।